Hello, salam to all of you. Welcome. In today's lecture, we are going to discuss about the Beer-Lambert law. That's the fourth lecture of our U-visible spectroscopy series. The most important topic is Beer-Lambert law, on which this whole technique based upon. Beer-Lambert law tells us about the absorbance. Absorbance depends on what factors? What are the components? What are the factors on which the absorbance depends? बीर लैम्बर्ट हमें ये बताता है कि अब्जॉर्बेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में यू विजिबल लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, वो जब मॉलिक्यूल के ऊपर फ़ॉल करेगी तो उसकी कितनी अब्जॉर्बेंस होगी, यह डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक उसका मॉलिक्यूल की जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अब्जॉर्बेंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। एंड सेकंड थिंग कि पाथ लेंथ कितनी है, जिस ट्यूब में आपने रखा है, उसमें से लाइट कितना ट्रैवल करेगी, उसकी पाथ लेंथ कितनी होगी। 2 चीज़ों के ऊपर अब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रही है, एक कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन, सेकंड थिंग इज़ पाथ लेंथ थ्रू व्हिच द लाइट ट्रैवल्स। एब्ज़ॉर्बेंस का जो कंसंट्रेशन से रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है, मीन्स कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनालाइट की ज़्यादा होंगी, उतनी लाइट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है? और नंबर 2 पे है आपके पास पाथ लेंथ, जितना लाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी ही एब्ज़ॉर्बेंस ज़्यादा होगी। सपोज़ आप एक सॉल्यूशन लेते हैं, वो है 0.1 मोलर का और एक सॉल्यूशन आप लेते हैं 1 मोलर का, साफ ज़ाहिर है 1 मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसकी एब्ज़ॉर्बेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर एक पाथ लेंथ आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं और एक आप लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पाथ लेंथ में लाइट की जो एब्ज़ॉर्बेंस है, वो ज़्यादा होगी। तो एब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड आल्सो द एब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द path length. We can write them that absorbance is directly proportional to the CL. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, उसकी साइन को ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह क्या लगाएँगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएँगे और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लगाया है वो है एप्सिलॉन। जो बीर लैम्बर्ट्स लॉ है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? A इज़ इक्वल यानी अब्ज़ॉर्बेंस इज़ इक्वल टू द एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय। अब इस इक्वेशन में A किसको शो करती है? एब्ज़ॉर्बेंस को। अच्छा, एब्ज़ॉर्बेंस की हम यहीं से डेफिनिशन देख लेते हैं। एब्ज़ॉर्बेंस इज़ इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ I नॉट ओवर I। I naught is the intensity of light, incident light that is passing through the solution, and I is the intensity of light emerging from the solution, means transmitted from the solution. So it is basically the logarithm of ratio of intensity of incident light to the intensity of transmitted light. And epsilon is the molar absorptivity. Molar absorptivity means liter per mole per cm is the unit of molar absorptivity. We can define it later. And this small l shows the length of the light path through which the light passes in the sample, and this length is given in the centimeters. C is the concentration of the sample, and its unit is moles per liter or mole per dm cube. I is the intensity of radiation emerging from the sample, and I naught is the intensity of radiation entering into the sample. और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जिसको हमने एप्सिलॉन से शो किया था, फॉर्मली कॉल्ड द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसको एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। और इसकी ये किसी भी कंपाउंड के लिए ये एक स्पेसिफिक है। एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू एक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होती है, कांस्टेंट है। और स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए इसकी जो वैल्यू है वो एक कंपाउंड के लिए वो स्पेसिफिक होती है। अब एप्सिलॉन को या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोलर सॉल्यूशन हो, ठीक है? और पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो उस वक़्त, ठीक है, जितनी एब्जॉर्बेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मीन्स एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन थ्रू द पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। दिस इज़ कॉल्ड एज़ मोलर एब्जॉर्बिविटी। फॉर एग्जांपल मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ एसीटोन कितनी है जी? 9000। कितनी वेवलेंथ की लाइट पे? 195 नैनोमीटर की लाइट पे। और 274 नैनोमीटर की लाइट पे उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस है? मींस मोलर एब्जॉर्बिविटी है 13.6। अच्छा, पहली चीज़ जिससे मोलर एब्जॉर्बिविटी चेंज हो जाती है वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। दूसरी चीज़ सॉल्वेंट है कि हर सॉल्वेंट में जब आप स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो मोलर एब्जॉर्बिविटी हर पे सेम नहीं होगी। यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इन हेक्सेन सॉल्वेंट में अगर आप एसीटोन का स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसकी 195 नैनोमीटर
पे आपको वेवलेंथ आएगी और 274 नैनोमीटर पे इसकी चेंज हो जाएगी। अब हमें पता है कि एब्ज़ॉर्बेंस और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सॉल्यूशन की, तो हम क्या करेंगे? 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक एब्ज़ॉर्बेंस और एक मोलर एब्ज़ॉर्बिटिविटी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। 2 चीज़ें पता होंगी तो फिर पाथ लेंथ हमने खुद ही फिक्स की होती है। इन चीज़ों से हम फिर क्या फाइंड कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये एक सैंपल है, ठीक है? एक सैंपल का सॉल्यूशन लिया गया है और उसकी ये लाइन है, ये किसको शो कर रही है? एल पाथ लेंथ को शो कर रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का सैंपल है। ये जो आई नॉट है, ये वो लाइट है, उस लाइट की इंटेंसिटी है जो एंटर हो रही है और आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। जब हम इनकी रेशो लेंगे मीन्स के आई ओवर आई नॉट, तो फिर वो क्या बन जाएगी? आपके पास एब्जॉर्बेंस बन जाएगी। ये ग्राफ है जिससे हम क्लियरली हमें पता लग सकता है कि हम कैसे बीर लैम्बर्ट लॉ को यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड एब्जॉर्बेंस ऑन द वाई एक्सिस। जहाँ से लेफ्ट टू राइट जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और डाउन टू अपवर्ड ये अब्ज़ॉर्बेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। फिर जैसे-जैसे आपके पास कंसंट्रेशन की जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आते जाएँगे तो उसकी अब्ज़ॉर्बेंस भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि अब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन मीन कि जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा होती जाएगी, ये देखें पहला सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है तो उसकी जो है वो 0 है, 0 पे 0 अब्ज़ॉर्बेंस है। जब आपके पास 0.2 कंसंट्रेशन हो गई है तो अब्ज़ॉर्बेंस भी इंक्रीज़ हो गई है। 0.4 पे मज़ीद इंक्रीज़ 0.6 पे इंक्रीज़ होती जाती है, तो कॉन्स्टेंटली जो है वो अब्ज़ॉर्बेंस इंक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जब भी आप बीर-लैम्बर्ट लॉ का ग्राफ बनाएँगे, तो इसमें आपको ये शो होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से अब्ज़ॉर्बेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स दैट अब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द solution with the given path length where that is fixed by the analyst। अब जब इस तरह का ग्राफ बना लेंगे तो हम 6-7 कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना के उसका एक कर्व ले लेंगे और जब हमें अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दिया जाएगा तो हम उसकी क्या फाइंड करेंगे? एब्ज़ॉर्बेंस फाइंड करेंगे और जो अननोन सॉल्यूशन है सपोज़ उसकी जो एब्ज़ॉर्बेंस है वो यहाँ पे यानी 0.5 पे आती है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता लगाना है कि जिसकी एब्ज़ॉर्बेंस 0.5 है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो उसके लिए हम यहाँ से स्ट्रेट जो लाइन है वो ड्रा करेंगे इस एक्सिस पर और यहाँ से इस जहाँ पे वो लाइन आपकी ओरिजिनल जा रही है, वहाँ से आप उसको डाउनवर्ड ड्रा करेंगे। ठीक है? जब डाउनवर्ड ड्रा करेंगे, ये आपकी जहाँ पे लाइन आके नीचे एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन पे मैच करेगी, यही आपकी क्या होगी? अननोन कंसंट्रेशन होगी। यानी अननोन कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी बन रही है? 0.5 बन रही है। इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो एब्ज़ॉर्बेंस से ही फाइंड कर सकते हैं और एब्ज़ॉर्बेंस हम किससे फाइंड करते हैं? कैलोरीमीटर से फाइंड कर सकते हैं। That was all about our today's lecture. Thanks for watching this lecture.